हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी गैलेक्सी। आज से हम लोग फिजिक्स के चैप्टर्स की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि हर वीडियो हर चैप्टर वन शॉट रहे और ये क्लास 12 और नीट एस्पिरेंट्स दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियोस को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने डाउट्स को कमेंट ज़रूर करना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि जहां पर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली पुश या पुल कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन गिवन है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बिकॉज ऑफ विच ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट और रेपल ईच अदर। ओके, अट्रैक्ट मतलब कि एक दूसरे से अट्रैक्ट होना, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। इसमें हमारे पास टाइप्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल, तो उसको हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि जब हम प्लास्टिक स्केल को हेयर पे रब करते हैं और फिर उसको पेपर के पीसीस पे लगाते हैं तो वो पेपर के पीसीस को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि जो स्केल है वो चार्ज्ड हो जाता है, उसमें हीट आ जाती है और इसी वजह से पेपर अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो आया कहाँ से है? ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से, जिसका मतलब है एम्बर। ये हम ग्रीक साइंटिस्ट थेल्स ऑफ मिलिटस ने फाउंड आउट किया था इन अराउंड 600 बीसी। ये आपके नीट में आ सकता है, तो इसको एक बार रीड आउट कर लेना। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये तो वैसे आप सबको पता ही होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, जो एक जैसे चार्जेस होते हैं, वो जब आपस में आते हैं तो वो रेपल कर जाते हैं, मतलब कि एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, और जो अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। ये एक डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम को समझते हैं। फर्स्ट में ग्लास रॉड प्लस सिल्क। पहली बात तो हमें ग्लास रॉड दी हुई है और सिल्क का थ्रेड दिया हुआ है। यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रही हैं, यहाँ पे नेगेटिव एंड नेगेटिव, हियर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब जो ग्लास रॉड है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इस वजह से वो पॉजिटिव हो जाती हैं, और सिल्क जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है, जिस वजह से वो नेगेटिव होती हैं। और प्लास्टिक रॉड और फर की बात करें तो प्लास्टिक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं, इस वजह से वो नेगेटिव हो जाती हैं, और फर लॉस करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इस वजह से पॉजिटिव हो जाती है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये सब चीजें ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब सवाल ये बनता है कि चार्ज हो क्यों रहा है, मतलब व्हाई डज चार्जिंग हैपन। सो जो मैटर होता है वो एटम से बनता है, जिसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स हमारा पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, ये हम सबको पता है। ठीक है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाती हैं तो बॉडी न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं, तब बॉडी न्यूट्रल हो जाती हैं। और इसीलिए जब रबिंग होती है, मतलब जब दो आइटम्स को या दो प्रोडक्ट्स को रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इसीलिए चार्ज होता है। नाउ इफ बॉडी लूसेस इलेक्ट्रॉन्स, देन क्या होगा? अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी, और अगर बॉडी गेन करेगी इलेक्ट्रॉन्स तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगी। क्लियर? नाउ देखो, अब क्या होता है कि न्यू चार्ज क्रिएट नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही एक दूसरी बॉडी में मूव करती हैं, और इसीलिए इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्लियर? Electrons move from one body to another, no new charge is created. That's why it is called as conservation of charge. Now neutralization of charges का मतलब क्या है?
जब अपोजिट चार्जेस कांटेक्ट में आती हैं एक दूसरे के, तो वो क्या हो जाती हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और इसी वजह से जो बॉडी है वो न्यूट्रल हो जाती हैं दोबारा, ठीक है। नाउ हमारे पास एक डिवाइस आता है जो क्या करता है, चार्ज को डिटेक्ट करता है, जिसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, जिसका वर्किंग यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इसको रीड आउट कर लेना और आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। बस इसको याद रखना कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज। नाउ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें रिमेंबर रखने हैं इस वाले पॉइंट, इन सभी चीज़ों को कवर करने के बाद। पहला कि लाइक चार्जेस रेपल करती हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करती हैं। दूसरा, चार्जिंग अकर्स ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करती हैं, प्रोटॉन्स सॉलिड्स में मूव नहीं करती हैं, ठीक है। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन मूव करती है लेकिन प्रोटॉन्स नहीं करती हैं। पॉजिटिव बॉडी है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डिफिसिट करेंगी और नेगेटिव बॉडी है तो एक्सेस करेंगी। और जो लॉस इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं। सेम चार्जेस है तो रेपल करेंगे, अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे। न्यूट्रल बॉडी है मीन्स की इक्वल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको अब क्लियर हुई, तो हम नेक्स्ट वाले स्लाइड पे बढ़ते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर जाती हैं, जैसे कि मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी एंड अर्थ। जैसे हम ह्यूमन हैं, हम इजीली हमारे अंदर अगर हम कोई ऐसा वायर छू लेते हैं या फिर करंट लगने के चांसेस हमारे में ज़्यादा रहता है, तो हम कंडक्टर्स में काउंट होते हैं। नेक्स्ट, इंसुलेटर्स क्या हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं करती हैं, ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, वुड, नायलॉन या पोर्सलिन। कहते हैं ना कि जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करो तो चप्पल पहन के करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अगर प्लास्टिक की है या नायलॉन की, पोर्सलिन, मतलब कि किसी भी चीज़ों की हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास थ्रू नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव फ्रीली इनसाइड देम। ओके, नाउ ये चीज़ें तो पता ही होंगी। नेक्स्ट करते हैं, बिहेवियर ऑफ चार्ज की बात करते हैं। कंडक्टर्स में चार्ज पूरे सरफेस पे इजीली स्प्रेड कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाती हैं फ्रीली, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर मेटल स्फेयर है जो कि चार्ज्ड है, तो चार्ज इजीली स्प्रेड कर जाएंगी पूरी उसके मेटल स्फेयर पे। इंसुलेटर में उल्टा हो जाता है, चार्ज वहीं उसी सेम प्लेस पे रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी ये है कि अ प्लास्टिक कॉम कीप्स चार्ज एट द रब्ड पार्ट, ठीक है, जो कि हमने पिछले वाले एग्जाम्पल्स में देखे थे। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ हमारे पास दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वाई प्लास्टिक कॉम गेट्स चार्ज्ड? प्लास्टिक कॉम चार्ज क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, मैं समझाती हूँ। जब हम प्लास्टिक या नायलॉन कॉम को ड्राई हेयर पर रब करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, हेयर और कॉम के बीच इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है। ये हेयर है और ये हमारे पास कॉम है, तो इनके बीच क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स हेयर से कॉम्ब पर जाता है, ठीक है, हेयर से कॉम्ब पर जाता है। अब कॉम्ब के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज्ड होगा या फिर पॉजिटिव? तो ये नेगेटिव चार्ज्ड हो जाएगा। क्लियर? तो प्लास्टिक एक क्या है, इंसुलेटर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव नहीं कर पाते हैं। तो जो कॉम्ब है उस पे चार्ज रुक नहीं पाता, इसीलिए जो चार्ज है वो कॉम्ब पर ही रुक जाता है, ठीक है। इस वजह से जो कॉम्ब है वो चार्ज रहता है और छोटे पेपर पीसेस को भी अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल्स में पढ़ा था कि कॉम्ब को हम हेयर पे रब करते हैं और फिर उसको हम पेपर पीस पे लगाते हैं तो वो अट्रैक्ट कर लेता है, वो इसी वजह से। अगर हम इसका एग्जाम्पल एक सिंपल सा लें तो जैसे कि एक वाटर बॉटल है जो क्लोज्ड है, ठीक है, तो उसमें जो वाटर है वो बॉटल के अंदर बंद रहता है, वैसे ही जो चार्ज है वो प्लास्टिक कॉम के अंदर फंस जाता है और मूव नहीं कर पाता है, तो वो क्या है, हमारा इंसुलेटर में काउंट होता है। तो इसका एग्जाम्पल उसी तरीके में बनेगा।
आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना, मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि मेटल स्पून चार्ज्ड क्यों नहीं रहता? व्हाई मेटल स्पून यूजुअली डज नॉट गेट चार्ज्ड? सो मेटल एक कंडक्टर होता है, ठीक है, हमने अभी पढ़ा। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं। जब आप मेटल स्पून को हाथ से पकड़ते हो तो जो चार्ज स्पून है वो बॉडी में जाता है और बॉडी से अर्थ में चला जाता है, ठीक है। इसीलिए जो स्पून पर चार्ज है वो टिक पाता है। अब इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, वो क्या है? लीकेज ऑफ चार्ज। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीकेज ऑफ चार्ज। अगर हम इसे इजी एग्जांपल के साथ समझे तो जैसे पाइप में पानी इजीली फ्लो करता है, वैसे ही मेटल में चार्ज फ्लो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो एक कंडक्टर है। नाउ इट इज क्लियर। एक हमारे पास ये आ सकता है क्वेश्चन कि अगर मेटल रॉड के साथ वुडन हैंडल है या प्लास्टिक हैंडल है तो क्या होगा? तो अगर आप मेटल पार्ट को डायरेक्टली टच नहीं करते हो, तो जो चार्ज है वो बॉडी तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि जो वुड या प्लास्टिक है वो एक इंसुलेटर है, इसलिए चार्ज मेटल रॉड पर रुक जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट आगे करते हैं। नाउ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 मेन प्रॉपर्टीज आती है। फर्स्ट इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, सेकेंड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड थर्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले एडिटिविटी ऑफ चार्ज की बात करते हैं। यहाँ चार्ज सिंपली ऐड होते हैं, जैसे कि नंबर्स ऐड होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है Q इक्वल्स टू Q1, Q2 एंड सो ऑन। एक एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है, जैसे हमारे पास कुछ चार्जेस है +1C +2 और ऐसे करके कुछ गिवन है, उन सबको बस ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वही होगा हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज का एग्जाम्पल। क्लियर? इसमें ये जो हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी शो करता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में से कौन सा ऐसा चार्ज है जो कि स्केलर क्वांटिटी शो करता है, तो आप बोलेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। क्लियर? अब इसका मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी समझ गए, पर मतलब क्या है? इसका मतलब कि इसके पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। ओके, एग्जैक्टली लाइक अ मास। तो इस वाले प्रॉपर्टी में इतना ही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब है कि चार्ज ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ये बस ट्रांसफर होगा, क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जब प्लास्टिक कॉम्ब है, ठीक है, प्लास्टिक की जो कंघी है उसको जब हेयर पर रब करते हैं तो हेयर इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और कॉम्ब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, हमने प्रीवियसली देखा। तो जो टोटल चार्ज है वो तो सेम ही रहता है, राइट? क्योंकि एक ने लॉस किया तो दूसरे ने गेन कर लिया, इसलिए चार्ज सेम रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो पहले है वही बाद के टोटल चार्ज से इक्वल रहता है, ठीक है, और इसीलिए ये हमेशा कंजर्व्ड रहता है। क्लियर? नाउ क्वांटाइजेशन चार्ज। क्वांटाइजेशन चार्ज का हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जो कि एग्जाम में आता ही आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना और समझना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज हमेशा फिक्स्ड पैकेट्स में होता है, ठीक है, और ये पैकेट का कुछ ना कुछ साइज होता है। तो यहाँ पे जो ई है, ई, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को शो करता है और ये इसकी वैल्यू होती है। इसका एक और फॉर्मूला आता है Q इक्वल्स टू NE, जहां पर Q टोटल चार्ज होता है, N इंटीजर होता है और E बेसिक चार्ज होता है। मतलब चार्ज हाफ या रैंडम वैल्यू में नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि 1.5 2.5 ऐसा नहीं रहता, ठीक है। ये हाफ वैल्यू नहीं रहती, इसकी कोई ना कोई अच्छी खासी रैंडम वैल्यू नहीं होगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। क्लियर?
इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ये आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो वो कॉलम से शो करते हैं, जैसे सी में हम इसका यूनिट सी होता है, एग्जाम में ज़रूर आता है ये। अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें तो पहली बात तो कि यूनिट ऑफ चार्ज कॉलम होता है, दैट इज सी, और स्मॉल यूनिट्स में 1 एमसी एंड 1 यूसी को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। नाउ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल को समझते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, फिर भी क्लियर होना चाहिए। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल का क्या मतलब है कि जो चार्ज है वो बहुत लार्ज होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी क्वांटिटी होती है, कोई स्मॉल नहीं होता, चार्ज बहुत बड़ा होता है, इसलिए चार्ज कॉन्टिन्यूअस लगता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक कॉलम में बहुत ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो क्वांटाइजेशन है वो विजिबल नहीं होता। माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्या होता है कि यहाँ पे चार्जेस बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए चार्ज पैकेट्स जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। जैसे कि एक इजी सा हम लाइफ का, रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि जैसे हम अपने दरवाजे से सड़क को देखते हैं, तो वो सिर्फ हमें सड़क दिखती है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लाइन लगती है। पर जब हम पास जाते हैं और उसको अच्छे से देखते हैं तो उसमें हमें कुछ-कुछ छोटे-छोटे पत्थर भी दिखते हैं, स्टोन्स, मिट्टी, काफ़ी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इसे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो रोड है वो हमारा मैक्रोस्कोपिक लेवल से शो हो रहा है और जो स्टोन्स है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल से शो हो रहा है। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो मैक्रोस्कोपिक में हम एग्जांपल ले सकते हैं बॉल, कार, कॉम्ब, वायर, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल जो बहुत ही छोटे लेवल पे है, ठीक है, जिसे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। यहाँ पर क्वांटाइजेशन विजिबल रहता है, मतलब कि जो चार्ज है वो सिर्फ ई, 2e या 3e ही कंटेन करेगा। क्लियर? तो इस वाले टॉपिक में तो इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बताता है? दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को बताता है। ये लॉ किसने दिया था? चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने, इसीलिए इसका नाम कूलम लॉ पड़ा। इसका बेसिकली मतलब ये है कि दो चार्जेस के बीच फोर्स, ठीक है, चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसे हम अभी अच्छे से समझते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, जहाँ पर क्या चीज़ किस चीज़ को शो कर रहा है मैंने लिख दिया है। एफ हमारा फोर्स बिटवीन चार्जेस है, Q1 Q2 चार्जेस शो कर रहा है, R डिस्टेंस है और K कांस्टेंट है। फॉर्मूले का मतलब क्या बन रहा है कि ज़्यादा चार्ज है तो ज़्यादा फोर्स है, मतलब अगर चार्जेस बड़े होंगे तो अट्रैक्शन या रिपल्शन भी ज़्यादा होगा। और दूसरा क्या बन रहा है कि ज़्यादा डिस्टेंस है तो फोर्स कम होगा, मतलब अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स बहुत क्विकली कम होता है, ठीक है। नेचर ऑफ फोर्स की बात करें तो पता है कि प्लस प्लस रेपल करता है, माइनस माइनस रेपल करता है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है। बेसिकली लाइक चार्जेस रेपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये फॉर्मूला आता है जहाँ पर जो E0 है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को शो करता है, जिसका फॉर्मूला ये है, और न्यूमेरिकल्स में हम K के वैल्यू को ये लेकर चलते हैं। ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको अच्छे से याद कर लेना। न्यूटन का थर्ड लॉ आता है। अब न्यूटन के थर्ड लॉ करने से पहले हम कुछ 1-2 पॉइंट को और क्लियर करते हैं, जैसे कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। अगर चार्ज्ड बॉडीज का साइज, ठीक है, डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है तो उन्हें पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, मतलब पूरा चार्ज एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड मान लो, ठीक है। कॉलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब होता है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यहाँ पे जो डायरेक्शन है उसका मतलब है कि चार्जेस की जो जॉइनिंग लाइन है वो एक दूसरे से के साथ चलती हैं, ठीक है, जॉइनिंग लाइन ऑफ चार्जेस के अलोंग होती है, उसके साथ चलती है।
तो ये क्लियर है। तो न्यूटन थर्ड लॉ को समझते हैं, जो कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब है कि चार्ज 1 चार्ज 2 पर फोर्स लगाता है, तो चार्ज 2 भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। यहाँ एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है और ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें गिवन है। एसआई यूनिट क्लियर है, चार्ज की कूलम होती है और फोर्स की न्यूटन होती है, सबको पता ही होगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं, हमारे पास अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी अच्छे से हम क्लियर आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर फॉर्म में शो करती हैं, ठीक है। ये हमें दिया किसने था? माइकल फेरेडे ने दिया था। ये आता है एमसीक्यू में, एक दो बार आ भी चुका है नीट में, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ये बताता क्या है? ये हमें फील्ड की डायरेक्शन और फील्ड कितना स्ट्रांग है उसको बताता है। अगर हम और अच्छे वर्ड में समझें तो सोचो एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फोर्स हर डायरेक्शन में फील होगी, ठीक है। अगर हम एरोस ड्रॉ करें जो फोर्स की डायरेक्शन दिखाए, तो उन एरोस को कनेक्ट करने पर फील्ड लाइंस बनती हैं। इनके डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, तो उसे भी फॉलो करते जाना। नाउ पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस क्या होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज पुश करता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन आउटवर्ड रहता है। नेगेटिव में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। इसका डायरेक्शन इनवर्ड रहता है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती हैं। क्यों जाती हैं? नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता है, इसलिए डायग्राम में शो हो रहा है। नाउ फील्ड स्ट्रेंथ कैसे पता चलता है? फील्ड लाइंस जितनी क्लोज होंगी फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, और फील्ड लाइन जितनी दूर दूर होंगी उतनी ही फील्ड वीक होगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो सोचो एक क्राउडेड रोड है जहाँ पर बहुत भीड़ है। अगर ज़्यादा भीड़ है तो वो स्ट्रांग फील्ड है, और कम भीड़ है तो वीक फील्ड है। ऐसा ही फील्ड लाइन के साथ होता है, सेम, ठीक है। अब हम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझते हैं, जहाँ पे हमारे पास 4 मेन रूल्स आते हैं। फर्स्ट इज फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। सिंगल लाइन चार्ज हो तो लाइंस इन्फिनिटी तक जा सकती है। सेकेंड, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस। इधर क्या बात की जा रही है कि अगर फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं तो एक पॉइंट पर फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है? कि फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस। कैसे? क्योंकि चार्ज फ्री रीजन में फील्ड लाइंस स्मूथली कंटिन्यू करती हैं। यहाँ पर ये ब्रेक नहीं होती, स्मूथली चलती जाती है, इसीलिए फील्ड लाइंस को कॉन्टिन्यूअस कहा गया है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सर्कुलर क्लोज्ड लूप नहीं बनाता, ये फ्रीली फॉर्म होता है। नाउ ये भी हमें क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। डाइपोल फील्ड लाइंस। डाइपोल फील्ड लाइंस का क्या मतलब है? डाइपोल का मतलब होता है एक पॉजिटिव प्लस एक नेगेटिव चार्ज। यहाँ डाइपोल 2 पोल शो हो रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है उसमें पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पर एंड होती हैं, इसीलिए ये अट्रैक्शन शो करता है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है टू पॉजिटिव चार्जेस, जहाँ दोनों चार्जेस की फील्ड लाइंस एक दूसरे को पुश करती हुई दिखती है, तो ये हमें रिपल्शन शो कर रहा है, ठीक है। बोथ फील्ड लाइंस पुश ईच अदर, दैट्स व्हाई इट शोज रिपल्शन। टेंजेंट रूल को समझते हैं। फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन बराबर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, इसलिए ये एक टेंजेंट का रूल बनता है, और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। नाउ डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस की बात करें, अगर ज़्यादा डेंसिटी है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी, अगर लेस है तो वीक कमज़ोर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे हमारा ये कवर होता है। अब हम दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास हो रही है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस इज इक्वल्स टू इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि सोचो हवा चल रही है और तुमने एक रिंग पकड़ रखी है। उस रिंग को अगर तुम स्ट्रेट रखोगे तो ज्यादा हवा पास होगी, वहीं उसको थोड़ा सा टिल्ट करोगे मीन्स थोड़ा टेढ़ा करोगे तो कम हवा पास होगी। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज करता है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला मेंशन है और क्या यूनिट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी गिवन है, तो इसको गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट एरिया वेक्टर की बात करते हैं। एरिया वेक्टर एरिया के डायरेक्शन उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, मतलब सरफेस का नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एरिया वेक्टर डायरेक्शन। क्लियर? इसके हमारे पास दो केसेस बनते हैं। पहला केस हमारे पास बनता है जब थीटा 0 डिग्री पर होता है, यहाँ पे सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है और फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम रहता है इस वाले केस में। वहीं दूसरा केस हम देखते हैं जहाँ पर थीटा 90 डिग्री पर रहता है। इस केस में सरफेस फील्ड के पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस नहीं करती। नो फील्ड लाइन क्रॉसेस द सरफेस। क्लियर? इसे ऐसे समझो कि ज़्यादा क्रॉसिंग लाइंस मीन्स ज़्यादा फ्लक्स और कम क्रॉसिंग लाइंस मीन्स लेस फ्लक्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है। तो फ्लक्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एरिया एंड ओरिएंटेशन मीन एंगल। क्लोज सरफेस की अगर हम बात करें तो क्लोज सरफेस कंप्लीटली क्लोज शेप को कहते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं स्फीयर, क्यूब, बलून, जो कि क्लोज सरफेस के एग्जाम्पल बनते हैं। एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही लिया जाता है इस केस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं अब। तो अगर सरफेस कर्व्ड हो तो उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और सबका फ्लक्स ऐड कर देते हैं, तो उसी को हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दी हुई है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। नाउ मोर फील्ड लाइंस क्रॉसिंग सरफेस मीन्स मोर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फ्यूअर फील्ड लाइंस मीन्स लेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने पिछले स्लाइड में समझा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। An electric dipole is a system of two equal and opposite point charges plus q and minus q separated by a small finite distance। यहाँ पे दिख रहा है एनसीईआरटी में भी गिवन है प्लस क्यू माइनस क्यू और इनके बीच का डिफरेंस 2a से प्रेजेंट हो रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का पेयर होता है जो एक छोटी डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है, ठीक है, जो यहाँ पर क्लियर है। अब जो Q है वो तो पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज कौन शो कर रहा है? माइनस Q, और बीच का ये क्या है? हमारा डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अगर हम एक एग्जांपल लें तो सोचो एक साइड पॉजिटिव है दूसरी साइड नेगेटिव, तो सिस्टम में एक स्पेशल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a, जहाँ पर P हमारा डाइपोल मोमेंट को शो करता है, Q चार्ज को, और 2a हमारा सेपरेशन डिस्टेंस को शो करता है। क्लियर? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट की बात करें तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। बिगर चार्ज या बिगर डिस्टेंस के केस में डाइपोल स्ट्रॉन्गर होता है, क्यों? क्योंकि P Q के प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, और 2a के भी ये प्रोपोर्शनेट होता है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की बात करें तो डाइपोल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पर एंड होती हैं, और यही हमें अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस को शो करता है। एक्सियल पोजीशन को और इक्वेटोरियल पोजीशन को समझते हैं। एक्सियल पोजीशन जो पॉइंट्स डाइपोल एक्सिस पर होते हैं उन्हें एक्सियल पॉइंट्स बोलते हैं। यहाँ फील्ड स्ट्रोंगर होती है और लार्ज डिस्टेंस के लिए हमारे पास ई का फॉर्मूला ये रहता है जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें तो जो पॉइंट सेंटर के परपेंडिकुलर लाइन पर होते हैं उन्हें इक्वेटोरियल पॉइंट्स बोलते हैं। ये फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं और लार्ज डिस्टेंस पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं।
नेक्स्ट हम डिफरेंस समझे पॉइंट चार्ज से डाइपोल की। तो पॉइंट चार्ज के केस में फील्ड डिक्रीजेस as E perpendicular to 1 by r square, and in dipole case field decreases faster as E is perpendicular to 1 upon में r cubed. Now physical significance देखें तो many molecules behave like dipoles. For example, water molecule H2O. तो water is a polar molecule because positive and negative charge centers coincide नहीं करते. Clear? Now dipole इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है? तो ये सिचुएशन है क्या, तो समझो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया है। अब डाइपोल में माइनस क्यू होता है और पॉजिटिव क्यू मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड होती है, मींस हर जगह फील्ड सेम रहती है। नाउ फोर्सेस ऑन चार्जेस की बात करें तो हमारे पास दो आता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज के अंदर, यहाँ पे एफ हमारा इक्वल्स टू क्यू ई हो जाता है। वहीं नेगेटिव चार्ज के अंदर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जो कि यहाँ पे गिवन है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है? दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो जीरो रहता है, मतलब डाइपोल मूव नहीं करेगा। बट इन द केस ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस होता है, क्योंकि फोर्सेस अलग अलग पॉइंट्स पर लग रहे हैं। डाइपोल रोटेट करने की कोशिश करता है, तो ये टर्निंग इफेक्ट टॉर्क कहलाता है। टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे टॉर्क इस सिंबल से प्रेजेंट किया जाता है। P हमारा डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है, E इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा एंगल बिटवीन P एंड E को शो कर रहा है। नेक्स्ट, टॉर्क का काम क्या होता है उसको समझते हैं। टॉर्क का काम क्या होता है? टॉर्क डाइपोल को रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाना चाहता है, मतलब डाइपोल स्टेबल पोजीशन में आना चाहता है। यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला, थीटा अगर 0 डिग्री हो तो क्या होगा और 90 डिग्री हो तो जब थीटा 0 डिग्री रहता है तो डाइपोल ऑलरेडी फील्ड के पैरेलल है। यहाँ पे साइन 0 डिग्री हमारा 0 के बराबर रहता है और टॉर्क भी 0 के इक्वल ही रहता है, इसीलिए यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड केस में थीटा 90 डिग्री रहता है, जहाँ पे साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 रहेगा और इसीलिए टॉर्क भी हमारा पीई से पीई के बराबर रहता है। यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क प्रेजेंट रहता है। क्लियर। और इसी के साथ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को भी समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो तो टॉर्क भी हो सकता है और नेट फोर्स भी। डाइपोल स्ट्रॉन्गर फील्ड साइड की तरफ मूव करता है, इसी को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि जैसे चार्ज्ड कॉम पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि पेपर न्यूट्रल होने के बाद भी कॉम पेपर में टेम्पररी डाइपोल इंड्यूस करता है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से पेपर अट्रैक्ट होता है। तो ये इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस चार्ज को समझते हैं। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये क्या होता है? तो एक बेसिक आइडिया से समझो कि कभी कभी चार्ज एक पॉइंट पर नहीं होता बल्कि पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है, इसको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस डेफिनेशन को पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आते हैं तीन। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे चार्ज लाइन या वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एग्जाम्पल में वायर दिया हुआ है और इसे हम कॉलम्स पर मीटर से मेजर करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है। और दूसरा आता है हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे चार्ज सरफेस पर स्प्रेड होता है। एग्जाम्पल मेटल शीट, और इसे हम कॉलम मीटर पर मीटर स्क्वायर से शो करते हैं और ये इसका फॉर्मूला है। थर्ड आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि चार्ज पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड होता है। ये हम कूलम पर मीटर क्यूब से
क्यूब यूनिट से प्रेजेंट करते हैं। नाउ इसको और इजी समझते हैं। लीनियर मतलब अलोंग द लाइन ऑफ वायर, सरफेस ऑन द सरफेस एंड वॉल्यूम inside the body charge spreading. Clear? Now, electric field due to continuous distribution. तो समझो बॉडी को छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। हर स्मॉल चार्ज लिटिल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सबको ऐड करके टोटल फील्ड निकलते हैं और इसी को हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। इस डेफिनेशन को पढ़ लेना और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो कि एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बता रहा है कि गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है। इसका यूज कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में और इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली कैलकुलेट करने में, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिकॉल, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास कर रही हैं, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे गॉस लॉ का मेन क्या था, आइडिया क्या था, इसका लाने का क्या मकसद था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, स्फीयर, क्यूब या सिलेंडर, तो उस सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है और ये सिर्फ इनक्लोज्ड चार्ज पे ही रहता है, ना कि शेप और साइज पे। गॉस लॉ का फॉर्मूला हमने देखा। अब हम इसे सिंपल मीनिंग में समझे तो जब ज्यादा चार्ज सरफेस के अंदर होगा, मोर चार्ज इनसाइड द सरफेस, देन मोर फील्ड लाइंस मींस मोर फ्लक्स। और अगर चार्ज नहीं होगा तो नेट फील्ड लाइंस नहीं होंगे और टोटल फ्लक्स भी जीरो रहेगा। नाउ स्फेयर का एग्जाम्पल लेकर और अच्छे से समझते हैं कि सपोज करो स्फेयर के सेंटर पर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह रेडियल होता है, सो टोटल फ्लक्स हमारा बनता है उस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब इन स्फेयर बड़ा हो या छोटा फ्लक्स सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि एरिया इंक्रीज हो रहा है बट फील्ड डिक्रीज हो रही है, तो दोनों बैलेंस हो जाता है। इसके अंदर हमारे कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज क्लोज सरफेस वाला कॉन्सेप्ट, जहाँ पे गॉस लॉ ओनली क्लोज सरफेसेस के लिए होता है, एग्जाम्पल स्फेयर, क्यूब, सिलेंडर, ना कि ओपन शीट के लिए। गॉसियन सरफेस की बात करें तो जो इमेजिनरी क्लोज सरफेस हम चूज करते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं उसे। और बेस्ट गॉसियन सरफेस क्या होता है? सिमेट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट गॉसियन सरफेस वही है जो सिमेट्रिक हो। आउटसाइड चार्जेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं बट नेट फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करते इस केस में। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं तो फील्ड लाइंस लीव भी कर रही हैं, जिससे कि वो कैंसिल हो जाता है। अब जीरो फ्लक्स के केस में अगर हम देखें तो जीरो फ्लक्स के केस में अगर इनक्लोज चार्ज जीरो है मतलब नेट फ्लक्स भी जीरो है। क्लियर? अब हम आते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जाम्पल पे, मतलब कि जैसे सिलेंडर को हम यूनिफॉर्म फील्ड मान लेते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, साइड सरफेस से फ्लक्स जीरो रहेगा, एक साइड से फील्ड एंटर करेंगी और दूसरी साइड से सेम अमाउंट एग्जिट भी करेगा, तो इस केस में टोटल फ्लक्स हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि इनक्लोज चार्ज भी जीरो ही रहेगा। क्लियर? अब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गॉस लॉ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले है एनी शेप पॉसिबल, मीन्स स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर, एनीथिंग इज पॉसिबल। सेकेंड, ओनली इनक्लोज चार्ज मैटर्स, इनसाइड चार्ज इम्पॉर्टेंट है, आउटसाइड चार्ज इग्नोर्ड फॉर नेट फ्लक्स हो जाता है इस केस में। थर्ड में सरफेस शुड नॉट पास थ्रू पॉइंट चार्ज, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर? And the fourth point is useful in symmetry problems, especially like sphere, cylinder and plane sheet. So these points are clear. Next, Gauss law important क्यों है?
तो बिकॉज इट मेक्स डिफिकल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉब्लम्स वेरी इजी। गॉस लॉ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को इजी कर देता है, और गॉस लॉ अगर नहीं होगा तो बहुत बड़ी बड़ी इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ेगी और लॉन्ग लॉन्ग इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। वहीं अगर गॉस लॉ है तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये उस चीज को बहुत इजी कर देता है, काम इजी हो जाता है। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ को क्लियर आउट करते हैं। गॉस लॉ का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली निकालना है। इसके तीन मेन हमारे पास केसेस आते हैं: इनफिनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर, इनफिनाइट प्लेन शीट, एंड थर्ड इज चार्ज स्फेरिकल शेल। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो सपोज करो कि एक बहुत लंबी वायर है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्यू अपॉन में एल है। इसकी यूनिट कूलम पर मीटर होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर की बात करें तो वायर से परपेंडिकुलर होता है फील्ड और रेडियल डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर पॉजिटिव वायर फील्ड के आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है और नेगेटिव वायर के केस में फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। गॉसियन सरफेस, हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो सिमेट्रिक परफेक्ट होती है। अब सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स मिलेगा, टॉप एंड बॉटम से फ्लक्स जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि फील्ड पैरेलल होता है सरफेसेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला गिवन है, जहां पर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी को शो कर रहा है और आर हमारा डिस्टेंस को शो कर रहा है वायर के बीच का। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 में आर, मतलब डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो फील्ड स्लोली भी डिक्रीज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन आता है फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट प्लेन शीट। ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है। यहाँ पे एक इन्फिनाइट चार्ज शीट है, उसे सपोज करो, और सरफेस चार्ज डेंसिटी है हमारे पास सिग्मा। नाउ सिग्मा इक्वल्स टू ए इंटू क्यू, यूनिट बनता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका फील्ड नेचर की बात करें तो फील्ड शील्ड के परपेंडिकुलर होता है, पॉजिटिव शीट आउटवर्ड की तरफ और नेगेटिव शीट इनवर्ड की तरफ रहता है। गॉसियन सरफेस रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज करते हैं, जहां अपर फेस और लोअर फेस होता है तो फ्लक्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, देख लेना। नेक्स्ट थर्ड आता है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ये हमारा थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन बनता है। यहाँ पे सपोज करो कि स्फेरिकल शेल रेडियस है जिसको आर से और टोटल चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ दो केस बनता है, आउटसाइड द शेल एंड इनसाइड द शेल। आउटसाइड द शेल, if r is greater than r spherical shell radius, then shell behaves like charge concentrated on center, means जो सारा चार्ज है वो सेंटर पर ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये बनता है एग्जैक्टली सेम एज पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट केस बनता है इनसाइड द शेल, जहाँ पे हमारा स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, देन इनक्लोज चार्ज इक्वल्स टू जीरो, एंड सो एज बाय गॉस लॉ E equals to 0 too. Now inside a charged spherical shell electric is zero because field lines cancel each other completely. Clear? तो इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है क्योंकि फील्ड लाइंस कैंसिल कर देती हैं एक दूसरे को कम्प्लीटली। यहाँ पर अगर एग्जांपल के थ्रू हम समझे तो मेटल कार में लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो जो उसके कार के अंदर पैसेंजर है वो सेफ रहते हैं। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग शेल के अंदर फील्ड ऑलमोस्ट ज़ीरो रहता है और इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं, जिसका यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया है, उसको रीड आउट कर लेना। ओके, so here we completed. So I hope these all things are clear to you all. इस चैप्टर को एंड तक देखना, आई एम श्योर ये समझ आ गया होगा और अपने नीट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।